सीना भी यहाँ से हमें उस मोमेंट को दिखाया जाता है पीछा कर रहा था। इधर वेजी डॉक्टर सिंह से ड्राइव करते हुए बात कर रहा था, जहाँ वो उसे शिकायत कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें इवांशा को हॉस्पिटल में सेफ रखने के लिए बोला था, तो भला वहाँ से मेरे पास कैसे आई। इस पर डॉक्टर सिंह उसे बोलता है कि वो पूरा टाइम हॉस्पिटल में नहीं रह सकती है, तो वेजी उसे अच्छे से इवांशा का ध्यान रखने के लिए बोलता है और बताता है कि वो मिस्टर जू को फेस करने वाला है। फिर वो अपनी कार से निकलकर लिनियो को मारने लग जाता है। तभी उसके फोन से अंकल जू की आवाज आती है, तो वेजी से बोलता है कि तुमने मेरे पीछे स्पाई लगाया हुआ है। जो सुनकर मिस्टर जू हंसने लग जाता है और बोलता है कि अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे फादर की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। जो सुनकर वेजी को समझ में आ जाता है कि सबके पीछे भी मिस्टर जू का ही हाथ था और वो काफी गुस्से में आ जाता है और अब मिस्टर जू से अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। फोन रखते ही वो अपने असिस्टेंट जेंगो से बोलता है कि जैसी प्लानिंग है वैसा ही करना, और डबलिन क्लब में वेजी से किसी भी तरीके से इक्विटी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन करवाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सिंह हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार पार्क कर रहा होता है। तभी एक लड़की अपनी बाइक उनकी कार पार्किंग की जगह पर आकर खड़ी कर देती है और थैंक यू बोलकर चली जाती है, जिसका नाम निंग था, और वो वेजी की तरफ से इवांशा को चेक कर रही होती है। इधर हम इवांशा को हॉस्पिटल में दुखी होकर बैठा हुआ देखते हैं। तभी फ्यूचर वाले वेजी का उसे फिर से कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे सच में कोई बीमारी नहीं है। उसकी असली रिपोर्ट डॉक्टर सिंह के पास है और उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए आज रात की विनिंग लॉटरी टिकट का नंबर भी बता देता है, और वो यहाँ पर उसे डबलिन क्लब के बारे में भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन उतने में ही कॉल कट हो जाता है। तभी डॉक्टर सिंह यहाँ पर एक रिपोर्ट लेकर आता है और बोलता है कि अभी ना तुम्हारा विजडम टूथ निकालना होगा, जिसके लिए कल की अपॉइंटमेंट देते हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर पूछती है कि पेरेंट्स की कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू होनी चाहिए ना। इस पर वो बोलता है कि हाँ, उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाएगा, लेकिन विजडम टूथ भी तुम्हें अभी या फिर बाद में तो निकलवाना ही पड़ेगा ना। जिसकी ऐसी हरकतों से इवांशा को उस पर शक हो जाता है और उसके पास अपनी रियल वाली रिपोर्ट लेकर जाती है, पर क्योंकि डॉक्टर सिंह ने उसे फेक रिपोर्ट दिखाई थी, इसलिए वो उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। वो उसे बोलता है कि वो उसके अच्छे के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। इवांशा पूछती है कि क्या ये सब वेजी ने करवाया है। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, तो वो समझ जाती है कि उसी ने करवाया है और पूछती है कि वही मेरा मजाक बनाने के लिए कर रहा है या फिर मुझे परेशान करने के लिए। पर तभी वो यहाँ पर उसे वेजी का एक मैसेज दिखाता है, जिसमें वो हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखने के लिए बोल रहा होता है और उसे बताता है कि वेजी एक बहुत ही अच्छा बॉस है। पर इवांशा उसकी बातों में नहीं आती और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए बोलती है। शाम को अब हम वेजी को डबलिन क्लब के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ डॉक्टर सिंह उसे मैसेज करके बताते हैं कि इवांशा को उसकी बीमारी की सच्चाई पता चल गई है और वो डिस्चार्ज हो गई। मैं उसे यहाँ पर नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद हम वेजी को डबलिन क्लब के बाहर देखते हैं। वही इवांशा डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर पर आती है, पर उससे पहले वो अपनी पड़ोस वाली नेबर मैडम उनकी वॉन्टन शॉप पर जाती है और वो उनसे उसके लिए एक बार वॉन्टन बनाने के लिए बोलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके लिए ब्लैंकेट उन्होंने अरेंज की थी। तो इवांशा ने बताने लग जाती है कि कैसे उसे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से वो ब्लैंकेट पर नहीं पहुंच पाई। तो आप उस पर्सन को मेरी वजह से सॉरी कह देना, लेकिन वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई और डेट अरेंज कर दूंगी। अब मैडम सुन यहाँ पर उसके लिए वॉन्टन कुक करने के लिए जाती है। तभी इवांशा को विनिंग लॉटरी नंबर याद आ जाता है, इसलिए वो यहाँ सीधा लॉटरी टिकट खरीदने के लिए चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इवांशा को चेक कर रही होती है। सीना वापस से वेजी पर आता है, जो कि डबलिन क्लब के अंदर था। जाने उसे इवांशा की अपडेट मैसेज के थ्रू देती है। तभी मिस्टर जू के आदमी यहाँ पर वेजी को इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए थ्रेटन करने लग जाते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानता। रात में हम इवांशा को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर जब वो लॉटरी का नंबर चेक करती है तो वो उसे जीत गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उस पर्सन की कॉल की गई और भी बातों को सोचने लग जाती है, जिससे उसे डबलिन क्लब का नाम याद आता है। इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ लोग वेजी को जबरदस्ती कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं, जो देखकर वो तुरंत ही वहाँ पर आकर उन लोगों की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है और वेजी को यहाँ से लेकर भागने लगती है। लेकिन वो लोग उन्हें घेरकर यहाँ पर उनसे लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर निंग भी आ जाती है। वो बोलती है कि इन लोगों को मैं संभाल लूंगी और वेजी और इवांशा को यहाँ से भेज देती है। इसलिए दोनों निंग की बाइक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ रास्ते में वेजी को जू का असिस्टेंट चैन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो असल में वेजी का आदमी है। सीने भी यहाँ से निंग पर आता है, जो बेचारी जबरदस्ती से अकेले जा रही थी। तभी उसे डॉक्टर सिंह पिक करने के लिए आता है, क्योंकि उसकी बाइक तो वेजी ले गया था। अगले सीन में हम इवांशा को वेजी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं 2 साल से तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, या तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर हो या फिर मैं बहुत ही डम्प हूँ, जो कि तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में जान ही नहीं पाई। तब वेजी यहाँ पर उसे बताता है कि वो सब उसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अब यहाँ पर उसे सारी चीजें बताता है कि कैसे वो जैसा उसे पर्सन समझते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एक सिंसियर इंसान है, जो कि सिर्फ मिस्टर जू के सामने बेवकूफ होने की एक्टिंग कर रहा था, जिससे कंपनी के मैटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चुप-चुप कर अपना काम अच्छे से कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि मिस्टर जू सब के अंदर इवांशा को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। इसलिए उसने ये सारी बातें उससे छुपाई, जिससे कि उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसने जानबूझकर उसे फायर किया था और उसे झूठी रिपोर्ट दिखाकर हॉस्पिटल में रखने की कोशिश की। ये जानकर वो उसे बोलती है कि उसे दूसरों के लिए अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डालनी चाहिए। तब वो उसे पूछने लग जाता है कि अच्छा बताओ मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तो इवांशा बोलती है कि जरूर ये सब तुमने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को बचाने के लिए किया होगा। इससे वेजी को लगता है कि वो समझ गई कि वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए सब कर रहा था, लेकिन वो तो यहाँ पर कुछ और ही समझ रही थी और उसे बोलती है कि तुम मुझे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे डॉक्टर सिंह को बचाने के लिए। जिसकी ऐसी बात सुनकर वो उसे बोल देता है कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, और क्योंकि अब इवांशा के मोटे दिमाग में बात नहीं घुस रही थी कि वो उसे पसंद करता है, तो वो इस टॉपिक को साइड में रख देता है। पर इवांशा इस बात को साइड में रखकर उसे पूछती है कि जब मिस्टर जू उसे हार्म करना चाहते हैं तो भला उसने उसे मिलने के लिए क्यों एग्री किया। इसके जवाब में वो फिर से बोलता है ताकि मिस्टर जू के लिए जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हें टारगेट ना कर पाए, जिस पर वो जवाब देता है कि अगर वो उसे नहीं मिलता तो उसके लिए जो पर्सन इंपॉर्टेंट है वो जरूर उसे हार्म करता। लेकिन अब इवांशा को ये बात समझ में नहीं आती कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वेजी जी सीधे सीधे बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन इवांशा को लगता है कि वो उसे मजाक कर रहा है, इसलिए गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि आज वो बहुत ज्यादा अच्छे मूड में थी क्योंकि उसने लॉटरी जीती थी। ये बोलकर फटाफट से लॉटरी का टिकट निकालती है, पर उस टिकट पर वेजी के हाथ में खून लग गया था, जिसकी वजह से वो खराब हो गई थी। ये जानकर वो काफी सैड हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार लॉटरी जीती थी और अब वो टिकट भी खराब हो गई। ये सुनकर वेजी उसे देखने लग जाता है और यहाँ से हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब उसके डैड की डेथ हुई थी। वो उस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, पर इवांशा उसे काफी मोटिवेट करती थी जिंदगी जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंच पाया था। प्रेजेंट में वेजी उसे लॉटरी टिकट को कंपनसेट करने के लिए बोलता है और उसे अपना कुछ जमा किया हुआ कैश दे देता है। वो बोलता है कि बोर्ड मीटिंग के बाद मैं तुम्हें प्रॉपर कंपनसेशन दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं। पर इवांशा मना कर देती है और बोलती है कि इसे मैं अपना बैड लक समझ देती हूँ। तो वेजी उसे बताता है कि कल हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। यहाँ से हमें फिर से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजी इवांशा की डेथ के सीन को याद कर रहा था और हमें पता चलता है कि उन दोनों की शादी के दिन ही उसकी मौत हुई थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे इवांशा को डुअल स्पेस टाइम के बारे में बताना होगा और उसे अपनी बात पर यकीन दिलाना होगा ताकि वो उसे बचा सके। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों ऑफिस जाने के लिए ड्रेसअप होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर वेजी अभी तक भी नहीं पहुंचा था। ये देखकर मिस्टर जोशी रिस्पांसिबल पर्सनालिटी को हाईलाइट करते हैं और बोलते हैं कि रात में पार्टी की होगी इसलिए नहीं आया, उसे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग की कोई भी अहमियत नहीं है। मिस्टर जो अभी डॉक्यूमेंट को सभी शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं जिसमें शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था और उस पर वेजी के साइन थे। वो बोलते हैं कि उसने अपनी मर्जी से अपने सारे शेयर्स मुझे दे दिए हैं क्योंकि उसे तो कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब प्रूव करने के लिए उनके पास एक वीडियो भी होता है, लेकिन जैसे ही चैन उस वीडियो को प्ले करता है जो कि असल में मिस्टर जू का था, जिससे सभी लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है कि कैसे वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कंपनी के अंदर घोटाला कर रहा था। ये सुनकर जल्दी से मिस्टर जू वीडियो को बंद कर देता है और चैन से पूछता है कि
ये वीडियो उसे किसने दी। तभी वेजी जी रूम के अंदर एंटर होता है और बोलता है कि मैंने दिया। उसके साथ यहाँ पर युआनशी और निंग भी आए होते हैं। युआनशी यहाँ पर उनका वीडियो बना रही थी। वेजी जी फिर यहाँ पर सभी लोगों को बताते हैं कि कैसे मिस्टर जू ने कल उसे थ्रेटन करके साइन करवाए थे। जो सब देखकर मिस्टर जू चेंगो और शेयर होल्डर को बोलता है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। जिसके जवाब में वेजी जी बोलता है कि तुमने तो इससे भी बुरा किया है। ये सारे सीनियर्स कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहे हैं और मेरे फादर के बिल के हिसाब से कंपनी ओवरटेक करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो है जो कंपनी के अंदर घोटाला कर रहा है। इसलिए वेजी जी से निकालकर निंग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बना देता है और युआनशी को पीआर डिपार्टमेंट का। जो सब सुनकर मिस्टर जू उसे हिट करने वाला था पर चेंगो उसे पकड़ लेता है। जहाँ पर वेजी जी बोलते हैं कि उसके फादर की डेथ के बाद से उसने उसको बहुत सहा है और बताता है कि कैसे उसे ये बात पहले से पता थी कि उसके फादर के मरने से पहले उनकी बात उससे हुई थी। जो सुनकर मिस्टर जू हंसने लग जाता है और बोलता है कि इसे कुछ भी प्रूव नहीं होगा और धमकी देता है कि वो एक दिन उसे सब कुछ छीन लेगा। पर सिक्योरिटी के लोग अब उसे यहाँ से पुलिस को हवाले करने के लिए लेकर चले जाते हैं और सारे शेयर होल्डर्स भी वेजी जी के फेवर में ही थे। जिसके बाद डॉक्टर सिंह वेजी से मिलने के लिए आया हुआ था जहाँ पर निंग भी थी। जहाँ पर डॉक्टर सिंह उसे इस इशू को सॉल्व करने के लिए सेलिब्रेट करने को बोलता है पर वेजी जी अभी परेशान दिख रहा था और बोलता है कि ये इशू अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। मिस्टर जू जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जो सुनकर डॉक्टर सिंह टॉपिक ही बदल देता है और युआनशी को इंप्रेस करने के लिए उसे टिप्स देना शुरू कर देते हैं और निंग को यहाँ पर बहाने से देखे जा रहा था। जो देखकर वो समझ जाती है और बोलती है कि तुम तो काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और शर्माने लग जाता है। तभी वेजी जी बोलता है कि हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो। मैं युआन को हमेशा झूठ नहीं बोल सकता। पहले मुझे डर था कि अगर उसको ज्यादा चीजें पता चली तो वो भी उस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकती है। इसलिए उसने उसे सब कुछ छुपाया उसका पास भी और अब उसको रियलाइज हो गया है कि वो जो युआनशी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसे वो उसके सपनों को खराब कर देगा। इसलिए अब वो उसको ड्रीम पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। और अब जब उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस सॉल्व हो गया है तो उसके पास बहुत समय है उसे पुरानी बातें याद दिलाने का। तभी उसे चेंगो का कॉल आता है जो बताता है कि मिस्टर जू को कोई भगा ले गया। ये जानकर वो सोचने लग जाता है कि जरूर उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। अगली सीन में युआनशी वेजी जी को अपना रिजाइन लेटर देती है जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसका काम करना सही नहीं होगा। इसलिए वेजी जी उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। वो पास मिस्टेक के लिए यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है और वो पास के बारे में भूल गई थी और उसे आगे बढ़ने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिसे वेजी जी वार्न करता है कि मिस्टर जू भाग गया है इसलिए उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। इसके बाद युआनशी जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी नेबर मिसेस सोनम अपनी शॉप के बाहर हैप्पी ओकेजन का नोट लगाकर कहीं पर जा रही थी। जहाँ वो युआनशी के पूछने पर उसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को बेबी होने वाला है इसलिए वो हॉस्पिटल जा रही थी। युआनशी के पास वापस से वेजी जी का फ्यूचर से कॉल आता है जो सुनकर वो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन और उसे विनिंग लॉटरी का नंबर कैसे पता चला। तब वो यहाँ पर उसे मैडम सुन के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे उनकी बेटी को बेबी होने वाला है। पर वो यहाँ पर उसे बोलता है कि मैडम सुन तुमसे बात करना चाहती है। तभी उसे फोन में उनकी आवाज आती है जो पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थी और इतनी दिनों से उनके पास आई क्यों नहीं। तुम्हारी भतीजी आज 1 साल की होने वाली है उसे मिलने के लिए जल्दी घर आ जाओ। वेजी जी यहाँ पर उसे बताते हैं कि कैसे हम दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं। वो ईयर 2025 में है जबकि युआनशी ईयर 2024 में। युआनशी के पास जो फोन है उसकी मदद से वो उसे डिफरेंट स्पेस टाइम से बात कर पा रहे हैं लेकिन दिन में वो सिर्फ उसे एक बार 12 बजे से 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं और कहता है कि अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो एमयू कंपनी को छोड़कर मत जाना और फोन कट जाता है। यहाँ से फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है